हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक जबरदस्त स्ट्रेटजी, जिसको आप इन बचे हुए 7 महीनों में यूज करके आप पहुंच सकते हैं 99 परसेंटाइल तक। टेंशन की कोई बात नहीं है, सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, आपके लिए रेगुलर वीडियोस भी यहां पर आने वाले हैं। एकदम अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप आसानी से 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक अपने कोर्स को कंप्लीट कर लोगे। एकदम प्रॉपर वीडियो आने वाला है। मैं सारा रोड बनाने के लिए आपके लिए तैयार हूं, बस आपकी जरूरत यह है कि आप अच्छे से उस पर अपनी बाइक, अपने कार, अपने जिस भी चीज से, वाहन से चलना चाहते हो, आराम से उस पर चलते रहिए। तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज की आवश्यकता है इन बचे हुए 7 महीनों में, जिसको आप फॉलो करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और जनवरी अटेम्प्ट एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में कम मार्क्स ला के भी आप ज्यादा परसेंटाइल तक स्कोर कर सकते हो। बीते हुए बहुत बार जेईई के शिफ्ट्स में हम लोगों ने ये चीज को ऑब्जर्व किया है। आइए बात करते हैं बिना देर किए, कहानी कहां से शुरुआत होगी। सबसे पहला जो शुरू है ना, वो डिसिप्लिन शेड्यूल के साथ है बेटा। अगर आपका शेड्यूल डिसिप्लिन्ड वे में आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो ना, फिर कोई फायदा नहीं। किसी भी स्ट्रेटेजी को देख लो, कोई भी फॉर्मेट को देख लो, कभी आपको वो फायदा दे ही नहीं सकता है। तो बोलते हैं सर वो डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? मैं आपको ये बात बोलूंगा, कम से कम 12 आवर्स की तो स्टडी चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है भैया, ये तो आपको करनी ही करनी है। अब तुम ये बात समझ लो बेटा, अगर इस 12 घंटे का स्टडी तुम बचे हुए 7 महीना में हर दिन अगर आप करते हो, विदाउट एनी स्किप, विदाउट एनी एंजॉइंग एनी फेस्टिवल और एनी मोमेंट, आप इन 7 महीने को अपने पढ़ाई में लगा दोगे, हर दिन 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपको 99 परसेंटाइल पाने से कोई नहीं रोक सकता है बेटा। 12 घंटे कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे स्कूल्स है, मेरे कोचिंग्स है, मेरे ऑनलाइन क्या बोलते हैं क्लासेस चलती है, के बाद मैं 12 घंटा कैसे पढ़ सकता हूं? मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए ये टोटल की बात कर रहा हूं, जिसमें आपका कोचिंग, की क्लासेस आप पकड़ लो, 4-4.5 घंटे की वो क्लासेस पकड़ लो, और साथ में जो बचे हुए घंटे हैं, लगभग 7 से 8 घंटे जो आपके पास रिमेनिंग बचते हैं भैया, उन 7-7.5 घंटे को, 7 से 8 घंटे जो बच रहे हैं, ये आपके सेल्फ स्टडी के होने ही चाहिए। ये होने ही चाहिए, इसमें कोई संदेह मात्र नहीं है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बेटा, बहुत जन ये बात बोलेंगे सर पहले मेरा स्कूल रहता है फिर कोचिंग जाते हैं, तो भैया ठीक है, मैं ये बात भी आपकी मान लेता हूं कि आप स्कूल जाते होगे फिर कोचिंग जाते होगे, तो इस 7-8 घंटे को कम से कम आप क्या कर पाओगे? 4-5 घंटे। लेकिन रेगुलर आपको रहना है। अगर आप 7-8 घंटे का स्टडी आवर को फॉलो करते हो, नो डाउट भैया, नो डाउट क्या आपका 99 परसेंटाइल आने से कोई नहीं रोक सकता है। इस डिसिप्लिन शेड्यूल को आपको रेगुलरली फॉलो करना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, मेंटेन गुड हेल्थ ड्यूरिंग दिस 7 मंथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बीमार पड़ गए, बीच में बीमार पड़ जाओगे, अगर 2-4 क्लासेस भी अगर आपकी छूट गई, वो बैकलॉग बन जाएगा। वो बैकलॉग आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है, भारी नुकसान आपको पहुंचा सकता है। कारण समझिए, वो 4 क्लास का मतलब सिर्फ 4 दिन बर्बाद नहीं हुए हैं, वो 4 क्लास में बताए गए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके दिमाग में गए नहीं है, तो उसके कारण आने वाले जो उस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्लासेस होंगे वो भी बर्बाद होंगे भैया। तो अभी जो बचा हुआ 7 महीना है ना, इसमें आप कोई रिस्क नहीं ले सकते। आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छा से ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पर आपकी तबीयत होने के चांसेस ना के बराबर ही होनी चाहिए। तो गुड हेल्थ, मैं बता दे रहा हूं, इज अ पाथ टू सक्सेस। अगर आपको सक्सेस पाना है तो एक बात याद रखिए कि आपको गुड हेल्थ तो मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा, और कोई उपचार नहीं है इसका, कोई इसका दूसरा विकल्प नहीं है। सेहत है तभी सब कुछ है। अगर सेहत सही रहेगी, आप प्रॉपर वे में क्लास कर पाओगे, अटेंटिव होकर क्लास कर पाओगे, कंसंट्रेटेड होकर के क्लास कर पाओगे, और क्लासेस को जब आप अच्छा से करोगे, घर आके रिवाइज कर पाओगे। और एक बात ध्यान रखो, इन बीच बीच में आपको थोड़े थोड़े ब्रेक्स भी लेने, ये नहीं रेगुलर 12 घंटे में नहीं बोल रहा हूं, बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेने हैं। लेकिन उन ब्रेक्स में आपको मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना, बैठ के रील नहीं देखना है, बैठ के हर दिन एक नया स्ट्रेटजी नहीं बनाना, बैठ के नया एक डेली रूटीन नहीं फॉलो करना है। यहां पर ये 10 से 15 मिनट का ब्रेक ये होगा कि आप कुछ उसमें स्नैक्स वगैरह ले लिए, या आप कुछ हेल्दी चीजें ले लिए, या शांति से बैठे हो, शांति से 15 मिनट बैठे हो, अपने आप को समय दिए हो, वो 15 मिनट वो आपके दिमाग को री एनर्जाइज करेगा, और वापस से मेहनत करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। फिर एक नए स्लॉट में आप बैठिए, फिर एक नए स्लॉट में नए जुनून के साथ वापस से स्टडी करने बैठ जाइए। ये स्लॉट जो होना चाहिए, हर एक स्लॉट जो होना चाहिए वो आपका 3 आवर्स का मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका एग्जाम पैटर्न है वो 3 घंटे को फॉलो करता है भैया।
भैया अगर आप 3 घंटे लगातार नहीं बैठ पाएंगे तो आप एक बात को समझ के चलो कि आपका जो एग्जाम है उसमें भी आपको 3 घंटा लगातार कंसंट्रेट करने में दिक्कत आएगी। तो जो काम आपको फाइनली करना है, क्यों ना वो आज से करे, वो डेली करे, वो आपका एक पार्ट बन जाए लाइफ का, तो आपके लिए वो चीजें आसान हो जाएगी, वो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो मेंटेन गुड हेल्थ हमारा सेकंड पॉइंट है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फुल बिलीव इन योर टीचर्स, जिनसे भी आप पढ़ रहे हो। एक बात मान के चलो, जो भी टीचर यहां पर पढ़ाते हैं वो अपना 100 नहीं 120% देते हैं। भैया ऐसा कोई टीचर नहीं हो सकता जो अपना 120% ना दे रहा हो। आप ही बताओ ना, आपसे अगर कोई छोटा बच्चा पूछने के लिए आता है, क्या आप उसमें ऐसा कर सकते हो कि आपको जो चीज आता है उसको छुपा लेंगे और जो नहीं आता है, जो थोड़ा बहुत है वो उसको बता देंगे? ऐसा कर पाओगे क्या? नहीं। आपको जितना आता है आप उसको पूरी समझाने का कोशिश करते हो। तो हर एक टीचर अपना बेस्ट देने का कोशिश करता है अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। क्योंकि अगर आप नंबर लाएंगे तभी हमारा जो फीलिंग है वो प्राउड वाला आ पाएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है भैया टीचर्स का मेहनत करने का। तो हर एक टीचर अपने जगह पर बेस्ट होता है। आपका जरूरत क्या है, आप उन पे फुल बिलीफ रखिए। होता क्या है कि बीच बीच में कुछ चैप्टर्स नहीं समझ में आए या कुछ टॉपिक नहीं समझ में आए, आप उन्हीं टीचर से कंसल्ट करिए, वो आपको दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड का यूज करके आपको वो कॉन्सेप्ट, वो थ्योरी को समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी। और ये मैं एक बात आपको लिख देता हूं, होता क्या ना, आजकल रील्स का जमाना है, आजकल ऑनलाइन स्टडी का जमाना है। तो होता क्या है कि बच्चा एक कोर्स में इनरोल कराया, थोड़ा सा समझ में नहीं आया, फिर दूसरा कोर्स ले लिया, फिर तीसरा कोर्स ले लिया, फिर चौथा कोर्स ले लिया। मैं बस आपको ये बोलूंगा, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, कंप्लीटली उसी पर डिपेंडेंट रहो, उन्हीं का हाथ पकड़ लो और बोलो कि सर मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट कराइए और मजे से कराइए, ताकि मेरा जो 99 परसेंटाइल लाने का सपना है, उससे पार लाने का सपना है, वो आसानी से मैं पा सकूं। मैं बता दे रहा हूं कि आजकल सिर्फ आपका जो बोर्ड्स का लेवल भी जो है वो भी काफी अच्छा खासा बढ़ चुका है। आप इस बार फिजिक्स का पेपर देखे होंगे, जबरदस्त तरीका से लेवल बढ़ चुका है। वो भी कहीं कटौताई नहीं कर रहे हैं भैया, क्योंकि 75% हमको वहां भी स्कोर करना है ना, वहां भी 75% लाना कंपलसरी है ना बेटा। तो खाली ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटिव का ही लेवल हाई है, बोर्ड्स वाले भी अपना लेवल को हाई करते जा रहे हैं दिन पर दिन। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना, फिर आपसे सवाल नहीं लगना। मैं एक बात बता दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के ऊपर दिमाग लगाओ, क्वेश्चंस को रटना नहीं है, या ये इतने क्वेश्चंस कर लो इन्हीं में से आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके पास जो सवाल आएगा वो उन्हीं कॉन्सेप्ट से आएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला, क्वेश्चन सेम रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सारे कॉन्सेप्ट पे एकदम अच्छा से पकड़ बनेगा, तभी जब आप एक टीचर को फॉलो करोगे तो उन टीचर को अच्छा से पकड़ के रखो, अच्छा से फॉलो करो, डेफिनेटली आपका नंबर कहीं भी रुकने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ना हमारा चौथा पॉइंट, सिलेबस फॉर जेईई मेन 2026। देखो एक और बात बताता हूं जो मैं रेगुलरली ऑब्जर्व किया हूं, इतने साल जब पढ़ा रहा था, ऑफलाइन में भी पढ़ाया हूं, ऑनलाइन में भी पढ़ाया हूं। एक चीज बड़ा ऑब्जर्व किया हूं, लोगों को अपना सिलेबस ही नहीं पता होता। वो जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस ही नहीं पता, वो बस पढ़ रहे हैं। जो टीचर बता दिया ये टॉपिक है तो आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, ये टॉपिक है तो ये टॉपिक पढ़ रहे हो। ठीक है, टीचर पे बिलीफ होना डेफिनेटली बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपको भी तो आपका सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सिलेबस है, क्या क्या मुझे अच्छा से करना है प्रिपेयर। हर एक सिलेबस का, हर एक चैप्टर का आपका सब टॉपिक्स आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहला काम ये करना आज बैठ करके कि सिलेबस अपना एक जगह पर चिपका लेना भैया, जहां भी आप पढ़ते हो एक टेबल पर चिपका लो कि हाँ ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये चैप्टर्स हमारे फिनिश होते जा रहे हैं। आप एक बात ध्यान रखो, सिलेबस लिख लेने से टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो आपको ये बात कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि नहीं मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। बस ऐसे तो आप सिर्फ चैप्टर पूरा कर रहे हो। तो इन बात को ध्यान रखना है कि सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पांचवा RRR स्ट्रेटजी। बहुत जन RR 4 बार नहीं देखते क्योंकि उन्हें 3 बार देखने का आदत हो गया है इस पिक्चर को देख करके कि RRR वाला जो मूवी आया था भैया, लेकिन ये RRR वो नहीं है, यहाँ 4 R है, 4 R है, 4 1 2 3 4। भैया पहला आर का क्या मतलब है? पहला आर का सीधा सा मतलब है आपको रेगुलरली क्लास करना है, जहां भी आप कर रहे हो रेगुलर रहो, एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो ऑनलाइन में लाइव क्लासेस नहीं अटेंड करते हैं। भैया लाइव क्लासेस आपको अटेंड करना, तभी तो आप अपने डाउट्स को पूछ पाओगे टीचर से, नहीं तो वो डाउट आपका डाउट बना ही हुआ रह जाएगा, फिर बाद में बोलोगे टीचर ने मेरा डाउट नहीं क्लियर किया। तो जहां कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं रेगुलर क्लास करिए, तभी आपका डाउट क्या होगा, क्लियर होगा। दूसरा रेगुलर होमवर्क, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। रेगुलर होमवर्क भी आपको करना है,
रेगुलर होमवर्क करने का मतलब, जल्दी से बताओ, जो भी क्लास में आपको होमवर्क दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाता है क्लास वर्क कॉपी में भी, और साथ में जिस भी कोचिंग या जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो या जो भी ऑनलाइन सोर्स के थ्रू पढ़ रहे हो, वो आपको डीपीपीस वगैरह दिया जाता है वहां पर। तो हर एक टॉपिक पे बेस्ड सवाल दिए जाते हैं, उन सवाल को जरूर बनाना है, अदरवाइज वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर होमवर्क। भैया इसमें बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, ये 7 महीना दर्द उठा लो, कोई नहीं रोक सकेगा आपको आपके 99 परसेंटाइल तक पहुंचने से। तीसरा चीज, रेगुलर क्लास हो गया, दूसरा रेगुलर होमवर्क हो गया, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट वो है रेगुलर रिवीजन। अब मैं बताऊं आपको यहां पर क्या होता है। रेगुलर क्लास बच्चे कर लेते हैं, रेगुलर होमवर्क भी बहुत सारे बच्चे कर ले रहे हैं, रेगुलर रिवीजन नहीं कर रहे। ये बड़ा एक दुखदाई बात है। होता क्या, आप एक चैप्टर पढ़ लिए, आपको लगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन आपका एग्जाम कल नहीं होने वाला, परसों नहीं होने वाला, एक हफ्ता बाद नहीं होने वाला, 1 महीना बाद नहीं होने वाला, 7 महीने बाद होने वाले हैं। जिस ड्यूरेशन में आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ोगे, तो ये बाय ह्यूमन टेंडेंसी है बेटा, क्या भूलोगे, आप भूलोगे चीजों को। तो रेगुलर बेसिस पे रिवीजन एक दिन आप निकाल के रखो, जिस दिन आप रिवीजन करोगे, जिस दिन आपको रिवीजन करना है कंपलसरी। और रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन आपको शॉर्ट नोट्स के द्वारा करना है। हर एक चैप्टर का आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में बहुत जन क्या करते हैं, पूरा ही शॉर्ट कर देते हैं, पूरी ही चीजों को शॉर्ट कर देते हैं। भैया शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्लासेस में बताए गए, सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिख लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो टीचर ने कहा है कि इसको याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना, उन सारे पॉइंट्स को वहां पर लिख लीजिएगा। वो आपका हो गया थ्योरी शॉर्ट नोट्स। एक और शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। 2 प्रकार के शॉर्ट नोट्स बनाना है, एक थ्योरी शॉर्ट नोट्स बनाना है, एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स बनाना है। जब आप मॉड्यूल या डीपीपी या पीवाईक्यूज किए होंगे, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, जो क्वेश्चंस आपको क्या बोलते हैं, आपसे एक बार में नहीं लगे होंगे, या फिर लगने के बाद भी एक फील आता है ना कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, तो उनका भी एक शॉर्ट नोट्स बनाना। तो शॉर्ट नोट्स में यहां बोलूंगा 2 प्रकार का होना चाहिए, एक होना चाहिए थ्योरी शॉर्ट नोट्स, एक होना चाहिए थ्योरी शॉर्ट नोट्स, और दूसरा होना चाहिए क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके पास रहने चाहिए, जब मन करे उसको उठा के पलट लो। अब बैठ के एक, आप जब कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हो उसमें 700-800 सवाल लगाते हो ना, 700-800 सवाल जब आप लगा रहे हो, तो क्या आप 700-800 सवाल हर एक चैप्टर के रिवाइज कर पाओगे कभी भी नहीं। उन 700-800 में ऐसा होगा कि 40-50 या 60 मैक्सिमम ऐसे सवाल होंगे जो अलग टाइप के। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन को यहाँ नहीं लिखना है, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी है, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में भी लिखना, उनका भी रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना। ये मान के चलो कम से कम 10 दिन में आपका एक बार रिवीजन तो हो ही जाना चाहिए। अगर आप 10 दिन में एक बार रिवीजन नहीं कर रहे हो पिछले बीते हुए चैप्टर्स का, तो आप डेफिनेटली उन चीजों को भूलोगे, और भूलोगे तो एग्जाम में स्कोर करने में दिक्कत आएगी। और एक बात बता रहा हूं, रेगुलर होमवर्क जब आप कर रहे हो ना, रेगुलर होमवर्क जब आप कर रहे हो, तो ये आप मान के चलो कि कम से कम हमको यहां पर 150 सवाल पर दिन लगाना है। हर दिन 150 सवाल तो लगाना ही लगाना है। ये 150 क्वेश्चन नहीं लगाते हैं लोग। अब बहुत सन क्या करेंगे, 50-60 क्वेश्चन लगाएंगे, 70 क्वेश्चन लगाएंगे। भैया वो मेहनत तो कर रहे हैं, जब उनका लास्ट में रिजल्ट नहीं आएगा ना, दे फील वेरी मच डिसअपॉइंटेड। पता है कारण क्या है भैया, वो उससे आप पूछोगे पढ़े, हाँ पढ़े, रेगुलर पढ़े, हाँ रेगुलर पढ़े, कितने किए, 60-70, नहीं होने वाला बेटा। दिस इज द हार्श रियलिटी, दिस इज द हार्श रियलिटी। कारण क्या है, कंपटीशन इतना जबरदस्त है, कंपटीशन इतना जबरदस्त है। आप नहीं पढ़ रहे होगे तो कोई और पढ़ रहा होगा। तो यहां पर एक बात दिमाग में बैठा लो ना कि हमको 150 सवाल तो मिनिमम करने ही करने, मैक्सिमम आप जो भी ले जाओ 50-50-50 तीनों सब्जेक्ट के जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बोलेंगे सर आज जो होमवर्क हुआ या आज जो सर ने पढ़ाया उससे मेरे पास 50 क्वेश्चन नहीं है, तो प्रीवियस जो पढ़ चुके हो उन क्वेश्चंस को करो। ये जो क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स आपने बनाया है इसको करो। बहुत जन क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बोलेंगे लास्ट में बना लेंगे सर। नहीं, साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, लास्ट वास्ट कभी नहीं आता है। ऐसा होता ना कि कल करे, आज करे सो कल करे, कल करे सो बरसों, ऐसे ही बीत जाएंगे तुम्हारे बरसों। तो इस पे नहीं रहना अपने को क्या करना है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी से बैठ जाओ, अभी से मेहनत करो। समझे कि नहीं। ये हो गया आपका तीसरा आर। चौथा आर का अगर मैं बात करूं, चौथा आर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर टेस्ट। और खाली टेस्ट नहीं देना, एंड इट्स एनालिसिस। टेस्ट देने का मेन कारण क्या है, अपनी गलतियों को पहचानना। वो गलतियां जो तुम आज कर रहे हो वो आपके जेईई मेन के एग्जाम में नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, रेगुलर टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस भी करना है। बहुत बार क्या होता है,
आपने कोई चैप्टर पढ़ा, अब आपके कोचिंग या कहीं पर भी टेस्ट का शेड्यूल आ गया, आपका वो चैप्टर प्रिपेयर नहीं है, आप टेस्ट देने ही नहीं जाते हो। क्यों नहीं टेस्ट देने गए? क्योंकि मन में ये बकाहट है कि मैंने तो तैयारी की नहीं है, वो 3 घंटे में करूंगा क्या। और वो 3 घंटा अगर तुम टेस्ट देने जाओगे तो तुमको बहुत गिल्ट महसूस होगा, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं कुछ और कर लेता, तो आज मेरे से सवाल बन रहे होते, मैं यहां पर बैठा हुआ नहीं रहता। तो आपको रेगुलर टेस्ट तो देना ही देना है, और उसके बाद टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस भी करना। जब आपके मार्क्स आ जाए, देखो कहां पर क्या गलती हुआ, क्या कैलकुलेशन गलती हुआ, क्या आपको थ्योरी नहीं आती थी, क्या आप उस थ्योरी पे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए हैं, क्या उस थ्योरी पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आपने लगाए हैं क्या। ये सारी चीजों का एनालिसिस करना है और एक जगह पे लिखना है। हर एक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस एक कॉपी अलग से बना लीजिए, टेस्ट एंड देयर एनालिसिस। जो क्वेश्चंस नहीं हुए उनको डाउट्स में पूछना है टीचर से, ताकि आपकी जो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से बना रहे। अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, चैप्टर यू मस्ट नॉट स्किप। ऐसे तो ये चैप्टर मैं देता नहीं हूं, लेकिन ठीक है कुछ बातें कर लेता हूं कि भैया इन चैप्टर्स को तो आपको छोड़ करके नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं आपको बोलूंगा जिसको 100 परसेंटाइल लाना है ना भाई, जिसको 99 परसेंटाइल पार करना है ना, वो कोई चैप्टर स्किप नहीं कर सकता, कोई चैप्टर वो स्किप नहीं कर सकता। आप जितने चैप्टर स्किप करोगे उतने क्वेश्चंस आपके चले जाएंगे। तो आपको कोई भी, ऐसे तो आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना, लेकिन मैं कुछ चैप्टर्स आपको बता रहा हूं जिसको तो पक्का आपको करना ही करना है। पहला, मोल कॉन्सेप्ट, हर साल सवाल आ रहा है भैया। एटॉमिक स्ट्रक्चर हर साल सवाल आ रहा है, उनके मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स भी यहां पर लिखे गए हैं। केमिकल काइनेटिक्स हर साल सवाल आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हर साल सवाल आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग हर साल सवाल आ रहा है इन टॉपिक्स पर। पीरियोडिक टेबल कंप्लीट पढ़िए भैया, कहीं से भी सवाल आ सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से सवाल देखने को मिल रहा है। डी ब्लॉक कंप्लीट पढ़िए, खासकर एनसीईआरटी पूरा एक एक लाइन एकदम दिमाग में होने चाहिए आपके। उसके बाद बात करें आईयूपीएसी एंड स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट पढ़िए भैया। बायोमोलिक्यूल पूरा पढ़िए, एरोमेटिक कंपाउंड पूरा पढ़िए, अल्कोहल फिनॉल ईथर पूरा पढ़िए, जीओसी पूरा पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके तैयारी के लिए। ये ऐसे चैप्टर से जिनको आप स्किप करना नहीं भूल सकते। अब सवाल है वे टू रिवाइज, कैसे रिवीजन किया जाए। रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, मैंने आपको बता दिया है, ऐसे तो मैं फिर से बता दे रहा हूं। आपको 2 शॉर्ट नोट्स बनाने भैया, आपको 2 शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। पहला शॉर्ट नोट्स थ्योरी शॉर्ट नोट्स होना चाहिए आपके पास, जिससे आप थ्योरी रिवाइज करेंगे। और खाली थ्योरी पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं। जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपने पीवाईक्यू से ढूंढा हुआ है, मॉड्यूल से ढूंढा हुआ, जब आप चैप्टर्स बना रहे होंगे तो आप सवाल लगा रहे होंगे, और 700 से 800 सवाल कम से कम हो जाते हैं पूरे मॉड्यूल डीपीपी और पीवाईक्यूज वगैरह को लेकर के। तो क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स भी आपके पास कंपलसरी है। हफ्ते में 1 दिन बैठना है, जिस दिन टेस्ट होगा आप संडे को ये बात मान के चलो, उस दिन आपको टेस्ट देना, उस दिन आपको एनालिसिस करना और रिवीजन करना है। तो संडे इज द बेस्ट डे फॉर योर 3 थिंग्स। क्या क्या? टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, और तीसरा उसका रिवीजन करना है। देखो हर संडे तो टेस्ट नहीं हो रहा होगा आपके कोचिंग में, हर संडे तो टेस्ट नहीं हो रहा होगा। फोर्टनाइट टेस्ट जनरली कोचिंग्स में चलते हैं, और अगर हर संडे भी टेस्ट हो रहा तो और बढ़िया है भैया। टेस्ट करिए, उसको एनालाइज करिए, और उसके बाद जो भी आपकी गलती रह गई है वो एनालाइज हो ही चुका है, फिर से एक बार उठाओ स्टार्टिंग का चैप्टर और वहां से रिवीजन करना चालू करो। अगर आप डेली इसको रिवाइज करेंगे और सुबह सुबह उठ करके, एक संडे तो रिवीजन का डे रखो ही, लेकिन पूरे वीक में संडे को क्या रिवीजन करना है, रिवीजन में क्वेश्चन शॉर्ट नोट से रिवीजन करना है। क्वेश्चन शॉर्ट नोट से आपको बना बना के रिवाइज करना है क्वेश्चन को। और थ्योरी शॉर्ट नोट्स हर डे सुबह उठो भैया, और शॉर्ट नोट्स निकाल लो थ्योरी का। जिस प्रकार से हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, डेली पूजा करते होगे ना, कुछ ना कुछ तो करते होगे सुबह उठ करके, उस तरीका से आपके रेगुलर हैबिट में आ जाना चाहिए कि भैया फ्रेश होने के बाद पहला काम यही करना है, शॉर्ट नोट्स रिवीजन। और अगर आप इसको डेली पढ़ते रहोगे ना, एक ऐसा समय आएगा कि 2 से 3 घंटे में तुम पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स वगैरह सब कर लोगे रिवाइज। 2-3 घंटे में फिजिक्स कर लोगे, 2-3 घंटे में केमिस्ट्री कर लोगे, 2-3 घंटे में मैथ्स कर लोगे, और बहुत आसानी से कर लोगे। और अगर ये नहीं बना के रखोगे तो मेरे से लिखवा लो, एग्जाम से 1 दिन पहले आप कंफ्यूज हो गए, क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, इतने सारे कॉपी हो गए, कौन सा कॉपी उठाऊं, कौन सा नहीं उठाऊं, उन कॉपीज में कौन सा क्वेश्चन देखूं, कौन सा नहीं देखूं। तो भैया ये रिवीजन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्लियर? हमने सिलेबस के ऊपर में बात कर लिया, रिवीजन कैसे करना ये समझ में आ गया, पढ़ना कौन सा स्ट्रेटेजी से वो समझ में आ गया।
अब सवाल आता है कि कौन कौन से सब बुक्स को हम फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो मैं ये बात बोलूंगा, जो बच्चे किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन सोर्स से पढ़ रहे हैं, उनके डीपीपीस कंप्लीट कर लीजिए, पहला काम। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मॉड्यूल, जिसको लोग सीट भी कहते हैं, वो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, पीवाईक्यूज उठाना है जेई मेन का। अभी तो जेई मेन का कम से कम पीवाईक्यू तो बना ही लेना, भले मॉड्यूल में आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लगा रहे होगे, है ना, लेकिन पीवाईक्यूज ऑफ जेई मेन तो लगा ही लेना है। कहां से कहां तक, तो 19 to 25 तक जितने भी पीवाईक्यूज आए सबका सब लगा डालो, एक बार तो सबको लगा डालो, फिर उनमें जो अच्छे क्वेश्चन हो गए उसको तुम क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में डाल ही लोगे, समझे कि नहीं। तो पीवाईक्यूज ऑफ जेई मेन कम से कम इतना तो करना है। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये क्या है, आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही, अगर आपको 99 परसेंटाइल पार करना है तो ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है बेटा। इसके बाद क्या करना है, मान लीजिए कुछ है बच्चे जो काफी अच्छे हैं, है ना, ऐसे तो सभी बच्चे अच्छे हैं, ये जो कर ले रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आपके पास समय बच जा रहा है तो क्या करना है, तो कुछ आप बुक्स लगा सकते हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का अगर मैं बात करूं, बहुत सारा ऑप्शन लेकर के मत चलो कि हाँ ये भी लगा लूंगा वो भी लगा लूंगा सब कर लूंगा। एनए सर की किताब आती है, नरेंद्र अवस्थी सर की किताब आती है, आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए उसको लगा सकते हो। और जेई मेन के लिए खासकर उसका लेवल 1 एंड लेवल 4 ये कर लो, पहले इतना कम से कम कर लो, सब ना लगाना बैठ करके, ठीक। जेई मेन के लिए मैं बता रहा हूं 7 महीने में क्या करना है, ये नहीं इसका 2 भी लगा रहे हो उसका 3 भी लगा रहे हो, हाँ बहुत समय तो लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये मिनिमम मैं बता रहा हूं, ये सारी चीज तो करनी है। इसके बाद एक किताब आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि थ्योरी तो आपके स्कूल या ऑनलाइन और इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपका कवर हो ही रहा है, और जिनका कोई सहारा नहीं, मैं इस बार पूरा थ्योरी A to Z अब इस चैनल पर पूरा लेकर के आने वाला हूं, एक एक थ्योरी एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले। तो भैया वो आप अच्छा से कर लीजिए, उसके बाद इन सारी चीजों को फॉलो कर लो। मैं डीपीपीज भी रेगुलर बेसिस पे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता रहूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, बिना देर किए, ठीक है। नेक्स्ट जैसे लेक्चर्स आने चालू हो जाएंगे तो हर एक टॉपिक को पढ़ना है, उस टॉपिक को अच्छे से नोट्स बनाने हैं, खाली मूवी की तरह देखना नहीं है ऑनलाइन को, उसका कॉपी पेन लेकर के बैठो, उसका बैठ के अच्छे से नोट्स बनाओ भैया। जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को करो, पहले खुद से अटेम्प्ट करो, फिर ना बने फिर देखो कैसे सर ने सॉल्यूशन इसका क्रिएट कराया। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक का बात करूं तो वीके जायसवाल सर की किताब आती है, वो आप लगा सकते हो, और उन्हीं चैप्टर्स को उसमें लगाना जो जेई मेन में है, उनमें वो भी चैप्टर्स है जो जेई एडवांस में इंक्लूडेड है। फिजिकल केमिस्ट्री में वो भी चैप्टर्स है जो एडवांस में इंक्लूडेड है। पहला काम तो ये करो ना कि जेई मेन का सिलेबस अच्छा से कर लो, फिर बाद में जेई एडवांस कर लेना, क्योंकि अगर आप जनवरी में फोड़ दोगे ना भैया, आपके पास काफी अमाउंट ऑफ टाइम बचेगा जहां पर आप जेई एडवांस का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तब मैं आपको बताऊंगा जेई एडवांस का किस तरीके से प्रिपेयर करना। फिलहाल जेई मेन पे फोकस करते हैं अपन। तो जेई मेन में जितने भी चैप्टर है सिलेबस में सिर्फ उनको लगा लीजिएगा पहले, क्लियर। तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप कौन सा किताब लगा सकते हैं, एमएससी सर की आती है, ठीक है। तो यहां पर आपका ये किताब को लगा लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसमें भी आपको सिलेबस ध्यान में रखना होगा, तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, याद से मैं बता दे रहा हूं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब मान लीजिए ये सारा कुछ कर लिया आपने, दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट मंथ में क्या है, तो जिन्होंने ये 6 महीना रगड़ के पढ़ा है उनको वन शॉट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एकदम कटु सत्य है। जो ये 6 महीना रगड़ करके पढ़े हैं उनको वन शॉट देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 6 घंटा में कोई भी टीचर या 4 घंटा में कोई भी टीचर, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, एक ही चैप्टर आपको रिवाइज करा पाएगा। लेकिन अगर आपने शॉर्ट नोट्स अच्छा से प्रिपेयर किए हैं तो आप हर दिन पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को रिवाइज कर सकते हैं। इवन एक टेस्ट भी आप कंप्लीट सिलेबस का दे सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि जो बचे हुए 20-25 दिन होंगे आपके पास, 20 to 25 डेज इन लास्ट मंथ, डेली कंप्लीट रिवीजन करना है, डेली कंप्लीट रिवीजन करना है ऑफ ऑल दी 3 सब्जेक्ट्स, ऑफ ऑल दी 3 सब्जेक्ट्स। आपके पास अभी काफी महत्वपूर्ण समय चल रहा है,
कुछ लोग बोलेंगे सर अगर मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाया, भैया अभी आपके पास समय है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपको सारा रास्ता बताएंगे क्या कर सकते हो। तो फिलहाल आपके पास समय है, आप सब कुछ एकदम प्रॉपर वे में करिए, दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करिए और डेली कंप्लीट रिवीजन करिए उसके बाद ऑफ ऑल दी 3 सब्जेक्ट एंड डेली टेस्ट। हर दिन आपको टेस्ट देना, वो भी किसका, चैप्टर वाइज नहीं, कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट दीजिए। जो ये 6 महीने रगड़ के पढ़े हैं उनके लिए कुछ नहीं है, ये आसानी से वो कर पाएंगे और ये मेरी गारंटी है कि आपको 99 परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकेगा अगर आप इन सारे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो। लास्ट, मार्क्स टू टारगेट, कितना मार्क्स लाना चाहिए सर 99 परसेंटाइल के लिए, एक लमसम आइडिया भी तो होना चाहिए। तो लगभग 65 to 85 मार्क्स अगर आप फिजिक्स में लेकर के आते हैं तो आप 99 परसेंटाइल के अंदर है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में आपको 60 से 80, आप इधर भी 85 की रेंज में ही लेकर के चलो, 85 तक आपको लाना ही लाना है केमिस्ट्री में। मैथ्स में 40 से 55 या 40 से 60 तक में आप आसानी से 99 परसेंटाइल में एंट्री ले लोगे। और टोटल मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर 99 परसेंटाइल वो तो इतना है 160 से लेकर 200। ये डिपेंड करता है शिफ्ट्स पे, कौन से शिफ्ट डिफिकल्ट है, कौन से शिफ्ट आसान है। अगर तुम्हारा डिफिकल्ट शिफ्ट पड़ रहा है तो कम मार्क्स में ही 99 परसेंटाइल में पहुंच जाओगे। लेकिन आपको टारगेट हमेशा क्या लेगा ना, 200 या 2 से ऊपर, 200 से मोर देन का आपको टारगेट लेकर के चलना, तभी आप 99 परसेंटाइल में एंट्री ले पाओगे। इज इट क्लियर? तो आई होप मैंने आपको सब चीजों के बारे में डेप्थ में बताया, क्या करना है, कैसे करना है, इन 6 महीनों को कैसे यूटिलाइज करना है, आखिरी मंथ में क्या करना है। ठीक है, रेगुलर टेस्ट देना ही देना है, ये बात दिमाग में बैठा लेना। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिलेबस। तो सिलेबस आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर सिलेबस आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस स्ट्रैटेजी को, इस तरीके को जरूर फॉलो करेंगे और अपने जेईई मेन में काफी अच्छा स्कोर करके आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग चैप्टर्स की बात करेंगे, हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक को लेकर के हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे। धन्यवाद।